यदि लड़कियां ही बदचलन हो और अच्छे घरों की नहीं हो तो क्या किसी को भी उनके साथ बलात्कार करने का अधिकार मिल जाता है? जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया। किसी भी केस में सबसे पहले विक्टिम आता है पुलिस के पास और आके एफआईआर दर्ज करवाता है कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम हुआ। विक्टिम जहाँ नहीं आता है वहाँ उनके घर वाले आते हैं। ये पहला केस है सर जिसमें न तो विक्टिम आना चाह रहा था न उसके परिजन आना चाह रहे थे। ये तो मैं कहता हूँ द्रौपदी का चीर हो गया था ब्लैकमेल का, खिंचा ही चला जा रहा है। उनके घर में उनके बच्चे ही शंकित नजर से देखने लगे कि भाई कौन मिलने आया, मां से कौन गुपचुप बात कर रहा है। ये है राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी अजमेर। दरगाह शरीफ में आस्था रखने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं और इन श्रद्धालुओं की वजह से जो टूरिज्म अजमेर में पैदा होता है वो टूरिज्म इस शहर को बेहद खास बनाता है और देश दुनिया में अजमेर का नाम है। लेकिन आज से लगभग 33 साल पहले सन 1992 में अजमेर में एक ऐसा घिनौना अपराध सामने आया जिसको सुनकर आप सभी की सुधि में क्राइम की जो भी सीमित डेफिनेशंस हैं वो छोटी पड़ जाएंगी। एक ऐसा अपराध जिसके बाद अजमेर के स्थानीय निवासियों को एक दूसरे पर शक होने लगा। अजमेर की किसी लड़की के लिए कोई रिश्ता आता तो रिश्ता पक्का होने से पहले उस लड़की का नाम यहाँ के लोकल पत्रकारों को भेजा जाता और उनसे उसके बैकग्राउंड का, उसके इतिहास का एक ब्यौरा लिया जाता। साल 1992 का रेप स्कैंडल, जिसे अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित परिवार चिश्ती फैमिली, जो अजमेर की इस विश्व प्रसिद्ध दरगाह की केयर टेकर फैमिली हुआ करती थी, इस फैमिली के दो राजनीतिक साहबजादे जो राजनीति में खासा ताल्लुक रखते थे, फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, इन दोनों ने मिलकर अपनी गैंग के साथ, अपने बाकी साथियों के साथ इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। इसमें इन लोगों ने 100 से ज़्यादा लड़कियों का बलात्कार किया, उनकी नग्न तस्वीरें खींची, न्यूड्स फोटोज़ खींची, उन फोटोज़ के बिना पर उन्हें ब्लैकमेल किया और इस ब्लैकमेलिंग के चलते एक बड़े रैकेट को इन लोगों ने अंजाम दिया। 33 साल लगे इस रैकेट के चलते जो पीड़ित महिलाएं थीं उन्हें न्याय दिलाने में। 16 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज कराए थे और इन्हीं 16 लड़कियों के बयानों के आधार पर यह मुकदमा चला, जिसका फैसला 20 अगस्त 2024 को पॉक्सो एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट ने अजमेर की ने सुनाया है। 6 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है, उम्र कैद की सजा मिली है। आज इस वीडियो में आपको देश के वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल अजमेर रेप स्कैंडल की एक एक कहानी बताऊंगा। डिटेल से जानेंगे अजमेर की आबरू पे लगे इस दाग का एक एक पन्ना। इस कहानी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। यूं तो कुल मिलाकर 18 आरोपियों के ऊपर चार्जशीट फाइल की गई, लेकिन इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं चिश्ती खानदान के दो साहबजादे, फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती। फारूक चिश्ती जो कि कांग्रेस के यूथ विंग में प्रेसिडेंट थे और नफीस चिश्ती जो साल 1990 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अजमेर में वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाले हुए था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक तरह से इस पूरे रैकेट की शुरुआत की और 1990 से लेकर 1992 के बीच में 100 से ज़्यादा लड़कियों का बलात्कार किया और उनकी तस्वीरें उनकी मर्जी के बिना खींची। साल 1990 की गर्मियों का एक दिन था जबकि किसी तरह सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर गर्ल स्टूडेंट्स का आना जाना लगा हुआ था। फारूक चिश्ती ने इसी रोड पर खड़े होकर क्लास 8 की एक गर्ल स्टूडेंट को रोका, उसे अपने साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात कही, कांग्रेस में एक पद दिलाने का वादा किया। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के एस्पिरेशन के चलते उस लड़की की फारूक चिश्ती से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होने लगी। फारूक चिश्ती इस लड़की को घुमाने बाहर ले जाने लगा। जब ये दोस्ती थोड़ी और गहरी हुई
तो फारूक चिश्ती ने एक दिन इस लड़की को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर बुलाया और कहा कि हम वहाँ पर थोड़ा वक्त प्राइवेटली गुजारते हैं। लिहाजा इस लड़की का फारूक चिश्ती के साथ दोस्ती के बाद भरोसा बन चुका था। ये वहाँ फारूक चिश्ती के फार्म हाउस में पहुंची। जब ये फार्म हाउस में पहुंची तो फारूक चिश्ती ने इनके साथ बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक्स पी, तमाम तरह की बातें की। बातें करने के बाद इसको अपने साथ शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए कहा। फारूक चिश्ती पर लड़की का भरोसा था, इसलिए फारूक चिश्ती के साथ ये लड़की फिजिकल हुई। लेकिन इस दौरान फारूक चिश्ती ने इस गर्ल स्टूडेंट का भरोसा जीतकर इसकी कुछ तस्वीरें खींची। ये तस्वीरें खींचने के बाद फारूक ने, जब वो लड़की उस फार्म हाउस से जाने लगी तो वो तस्वीरें उसे दिखाई और उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। फारूक ने कहा कि कल तुम अपनी किसी दोस्त को मुझ तक लेके आना, वरना मैं ये तस्वीरें तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा। पॉलिटिक्स का सपना लेकर फारूक चिश्ती के साथ दोस्ती करने वाली इस लड़की को अचानक से अब इसकी दुनिया बदली हुई नजर आई। अपने घर वालों तक ये बात ना पहुंचे, इस डर से इस लड़की ने फारूक चिश्ती तक अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को पहुंचाया, उसकी दोस्ती कराई और यहाँ से शुरू हुआ अजमेर का, देश का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट। फारूक चिश्ती ने अपने भाई नफीस चिश्ती और अन्य साथियों के साथ मिलकर सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर सावित्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों को इसी तरह से फंसाना शुरू किया। इस पूरे सेक्स रैकेट में लोकल्स और पुख्ता सोर्सेज के मुताबिक 100 से ज्यादा लड़कियों को विक्टिम बनाया गया, लेकिन चार्जशीट में कुल 16 पीड़िताओं ने अपने बयान दर्ज कराए। ये हैं, इन्हीं 16 पीड़िताओं में से एक हैं। इनकी पहचान और इनका पता सुरक्षित रखने के लिए हमने इनकी आवाज और नाम बदल दी है। जब तो मैं कुछ समझती भी नहीं थी तो मेरा क्या दिमाग ऐसे हो गया ना, हम किशन के बाबा से ज़्यादा देने जा रहे थे। मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरा जीजा भी था, तो मेरे हाथ में टेप था, तो मैं अकेला सोने में पड़ोसी में रहता था। तो उन्होंने बोला कुछ 2 कैसे थे सुनने के लिए, तो उनका पहले प्लान इन्होंने बना के रखा था। तो मैं से 2 कैसे के पाने से मेरे को लेके गया, तो खंडर था चौधर मेले में, तो उधर लेके गया। फिर मेरा हाथ पैर मुँह बंद करके गलत काम करा। तो मैं तो समझती नहीं थी उस टाइम, एक जन ने मुँह बंद कर दिया, एक जन ने हाथ बांध दिए, तेल बांध दिए, तो गलत करके फिर मेरे को शाम को उन्होंने निकाला। फिर मेरे को डराया धमकाया, बोला तुम्हारे भाइयों से बात करेगी तो कटार से ख़त्म कर देंगे। और मेरे को 200 रुपये भी दिए, ट्रिपिस्ट पाउडर लेकर मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। फिर मेरे को शाम को उधर से निकला, फिर मैं किशनगढ़ बाबा से झाड़ा देने गई। तो उस दिन जब आप किशनगढ़ जा रहे थे झाड़ा करवाने, हाँ, तो कितने बजे की बात है? ये दिन को 11-12 बजे, 12-1 बजे की बात है। दिन में आप जा रहे थे हाँ, 12 बजे, तो 12-1 आपको बजे। फिर रास्ते में कैलाश सोनी ने रोका। हाँ, तो मेरे क्या को बोला बोला? तो 2 कैसे थे सुनने के लिए। कैसेट मांगा आपने? मेरे हाथ में टेप था, हाँ, मेरे हाथ में टेप था, तो उन्होंने बोला 2 कैसे थे सुनने के लिए। तो मैंने उनको कैसे दे दी, तो ये अंदर थे, इनका पहले 6-7 जने थे इसके अंदर। तो जामुन की, गुलाब जामुन की कढ़ाई पड़ी थी। फिर मेरा एक किधर लेके गए आपको? खंडर में उधर किशनगढ़ के पास? नहीं तो चौधर मेले में। हाँ, चौधर मेले किला सोनी तो मैं तो चौधर मेले में लेके गया था। चौधर मेले? हाँ, चौधर मेले में। ये किधर है? ये चौधर मेला अलग रक्षा गली के पास में ही पड़ता है चौधर मेला। अच्छा। हाँ, गली से रास्ता निकलता है। तो उधर कौन कौन मिला आपको फिर खंडर फिर में? उधर 8-9 जने थे, ये सब थे, किला सोनी ये सब थे। उधर ये चिश्ती थे, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती? हाँ, इसमें है ना, नाम लिखे हुए सब इसमें। ये लोग थे उधर? हाँ, इसमें सब 9 जनों का नाम लिखा हुआ है। हाँ, इनमें लिखा हुआ तो है। क्या बोले आपको ले जाके, कुछ बोला? तो मेरा कह रहे ना गलत काम किया, तो उस टाइम तो मैं समझती भी नहीं थी ये गलत है। मेरा मुंह बंद कर दिया, हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, तो गलत काम का। फिर मेरे को बाद में छोड़ा। कुछ पिलाया वगैरह भी? कुछ नहीं पिलाया दवा विलाया, डाल के पानी? नहीं पिलाया विलाया कुछ भी नहीं। ऐसे और जबरदस्ती उस करा टाइम तो मैं आपने? समझती भी नहीं थी ये बात। हाँ। हाँ, ये बात है। फिर उसके बाद आपको शाम कितने बजे छोड़ा? फिर वहाँ से? शाम को 4-5 बजे मेरे को छोड़ा। तो फिर मेरे को ये बोला, तो 200 रुपये दिए लिपस्टिक पाउडर लेना, तो मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। फिर बोला तुम्हारे भाइयों से बात करेगी तो कटार से ख़त्म कर देंगे। तो डर के मारे फिर मैंने घर पे भी बात नहीं करी। फिर जब वो CIT वाले आए ना, फिर घर पे मालूम पड़ा ये बात है। तो आपका फोटो वोटो खींचा था क्या? हाँ, नंगी फोटो भी निकाली थी, नंगी फोटो भी निकाली। आपकी खींची थी हाँ, फोटो? गाल पे पप्पी देके, दोनों गाल पे पप्पी देके फोटो भी निकाली थी मेरी। तो किसने नंगी पे हमारे को खींची थी कचहरी में जैसे बुलाते थे ना, तो उधर दिखाते थे हमारे फोटो भी, वो कचहरी वाले। मेरे को जब तारीख में जैसे बुलाते थे ना, तो उधर हमारे अभी भी है फोटो उधर, तो दिखाते, छोटी फोटो है, बड़ी फोटो है, नंगी। आपकी फोटो? हाँ, है उधर, छोटी फोटो है, नंगी, बड़ी फोटो भी है उधर। तो कौन, किसने खिंचवाई आपके साथ फोटो? वो केला सोनी है, परवेज अंसारी है, सब जने थे साथ में।
तो आपने मना किया था इनको फोटो नहीं खींचने से? नहीं, तो आपको समझ नहीं आया? वो तो जबरदस्ती निकाली ना भाई, जबरदस्ती फोटो निकाली ना, जबरदस्ती निकाली ना। इनकी ही तरह और बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी न्यूड तस्वीरें खींचकर फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और बाकी के लोग इन्हें ब्लैकमेल किया करते थे और इस पूरे सेक्स रैकेट को अंजाम दिया करते थे। ये तस्वीरें कलर कैमरा से खींची जाती थी और उन दिनों कलर फोटो लैब में जाकर इन तस्वीरों की रील्स प्रिंट आउट करवाई जाती थी। अजमेर की फेमस प्लाजा सिनेमा रोड पर भरोसा कलर लैब और अजमेर कलर लैब दो मुख्य कलर लैब्स रही जहां पर ये सेक्स रैकेट करने वाली गैंग ने इन तस्वीरों की रील्स प्रिंट आउट करवाई। हमने अपनी टीम के साथ भरोसा कलर लैब को विजिट किया। आज यहाँ पर एक गारमेंट की शॉप है। हालांकि इस लैब के मालिक ने इस दुकान को किराए पे दिया है, लेकिन उनका यहाँ आना जाना अब ना के बराबर है। मेरे पीछे जो आपको गणपत शॉपिंग हब के नाम से दुकान नजर आ रही है, ये ही भरोसा लैब हुआ करती थी। ये अजमेर का प्लाजा सिनेमा रोड है और इस रोड पर इसी तरह की मोबाइल रिपेयर, फोटोशॉप दुकान बहुत सारी हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर अजमेर लैब भी है। इन दोनों ही लैब्स में फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और उसके तमाम साथी जो नेगेटिव्स क्लिक किया करते थे उनको आके यहाँ धुलवाते थे, यानी कि उनके प्रिंट आउट निकलवाया करते थे। भरोसा कलर लैब का मालिक था महेश लोधानी, जिसकी दुकान पर पुरुषोत्तम काम किया करता था। पुरुषोत्तम ने अजमेर कलर लैब पर भी काम किया था, जिसका मैनेजर था हरीश तोलानी। जब फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और उसके साथी भरोसा कलर लैब पर कुछ रील्स लेकर पहुंचे, उन्होंने यहाँ के मैनेजर को उन रील्स को कन्वर्ट करने के लिए कहा। मैनेजर ने वो फोटोज पुरुषोत्तम को सौंपी। पुरुषोत्तम ने जब उन नेगेटिव्स को कन्वर्ट करना शुरू किया तो उसमें जो तस्वीरें उसके सामने आई, पुरुषोत्तम उन्हें देखकर चौंक गया। पुरुषोत्तम ने उस दिन एक रील निकालने की जगह कुल 3 रील्स निकाली। एक रील नफीस चिश्ती और उसके साथियों को सौंपी और 2 रील अपने पास रखी। अपने पास रखी हुई 2 रील्स में से एक रील पुरुषोत्तम ने अपने पड़ोसी देवेंद्र जैन को दी। देवेंद्र जैन ने अपने दोस्त राकेश जैन, जो कि पेशे से एक वकील था, उसको वो रील सौंपी और राकेश जैन ने अल्टीमेटली ये रील बीएसपी के कुछ नेता के होते हुए पत्रकार संतोष गुप्ता तक पहुंचाई। संतोष गुप्ता ने इस कहानी को अपने अखबार में पब्लिश किया। भरोसा कलर लैब और अजमेर कलर लैब के दोनों ही मैनेजर और मालिक आज जेल से बाहर हैं। उन पर ना ही किसी तरह का कोई मुकदमा है। हालांकि ये दोनों ही लैब अब अजमेर के इस प्लाजा सिनेमा रोड से हट चुकी हैं। इन दिनों ये कहाँ ऑपरेट होती हैं या कलर लैब का काम भी होता है या नहीं, इसकी खबर किसी को नहीं है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल लीडर को मेरी सूचना में आने से पहले ये सारा मैटर नोटिस में आ चुका था। उन्हें पता था आपको? उन्हें पता था, तभी तो पुलिस तक पहुंचा। और मेरे को तो जब पुलिस थानों में वो हलचल जो गोपनीय जांच के नाम पर हो रही थी, तभी नॉलेज में आया ना। तो यदि मेरे से पहले किसी लोगों को नॉलेज में आ गया था तो भाई उनको किसने रोका था प्रकाशित करने से? किसी ने रोका तो नहीं था ना। और यदि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुलजिमों को अरेस्ट करके कोई केस धारा वगैरह में मुकदमा नहीं बनाया तो भी किसी ने रोका तो नहीं था ना। तो मेरी जब छापने के बाद मैंने एक खबर छापी, कोई हलचल नहीं हुई। संपादक जी से बात करी, संपादक जी ने कहा कि भाई फोटो के साथ छापिएगा। दीनबंधु चौधरी जो हमारे प्रधान संपादक थे, उनको सैल्यूट है इस बात का कि उन्होंने ये बोल्ड निर्णय लिया कि भाई आप इसको छापिएगा। तभी सोसाइटी को ना पता चलेगा कि अजमेर में इस तरीके का एक जघन्य अपराध, घिनौना अपराध हो रहा है, और पुलिस प्रशासन और सरकार को नोटिस में आए कि भैया ये रुकना चाहिए। ये वही ऑफिस है जहां बैठकर संतोष गुप्ता की उस रिपोर्ट को लिखा गया, अखबार में छापा गया, वो तस्वीरें छापी गईं जो अपने आप में किसी भी संपादक के लिए शायद एक बेहद कठिन फैसला था। संतोष गुप्ता ने बताया कि किस तरीके से वो रिपोर्ट पब्लिश करते टाइम उनके संपादक और उनके अखबार के इस ऑफिस को उड़ा देने की, जला देने की धमकियां भी आई, लेकिन उन्होंने बिना डरे संघर्ष के साथ, जज्बे के साथ उस रिपोर्ट को पब्लिश किया और शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की। लेकिन पत्रकारिता के इस एक्सपोज के अलावा इस पूरे सेक्स रैकेट में एक एलिमेंट और है जिसे कैमरे पे दर्ज करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन लोकल्स से बात करने के बाद उस सेक्स रैकेट के अंदर चल रहे एक और रैकेट के आपको पुख्ता सबूत मिलते हैं। उस समय के दौर की स्थितियां ये थी
कुछ ये सारी परिस्थितियों के कारण शहर में एक लड़कियों में, उनके अभिभावकों में, कुछ एक पॉलिटिकल लीडर्स में इस तरीके की सूचनाएं आई कि भैया वो अखबार में छापने के नाम पर इस तरीके की वो उनको नागवार गुजरी और उसमें उनको समझाइश की कार्रवाइयां अलग अलग तरीके से कि भाई कहते हैं ना, जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाया जाए। तो समहाउ जो हमने उस समय देखा वो उस भाषाओं में समझाने की कार्रवाइयां हुई और उस कार्रवाइयों में जो निकला उसका नतीजा था कि मदन सिंह जी नहीं रहे। और नहीं रहने के पीछे फिर जो स्थितियां बनी उसमें फिर बदले की भावना होना और ये होना और वो सारा आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के इस मैटर को जो मीडिया ने देखा आकर के, पूरे देश भर की मीडिया उस समय भी आई थी, तब भी आई थी और ये भी देखा, तो उसको उस गहनता से, उस गंभीरता से समझना पड़ेगा क्योंकि अब मदन सिंह जी है नहीं और आगे की कार्रवाइयां ऐसी चल रही है। तो अभी मेरे कहने का कोई लॉजिक नहीं होगा कि भैया वो कैसे था, क्या था, क्योंकि ऐसी चीजें कोई रिकॉर्ड पे आई नहीं। मदन सिंह जी होते तो वो कहते कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, या कोई होते तो वो कहते कि ऐसा नहीं किया। अखबार वो निकालते थे, किस्तें उनकी छपती। जो मैं कह सकता हूं वो ये है कि मेरी सूचनाएं अप्रैल से छपना चालू हुई और मई में आते आते तक तो बूम पर आ गया। मई में 31 मई को सीआईडी सीबी तक जांच पहुंच गई। उसके बाद जांच अधिकारियों ने जांच को अपने हाथ में ले लिया। मदन सिंह जी के अखबार में जो भी खबरें छपी हैं वो जून में शुरू हुई है। क्लियर? अब उसके बाद वो उसको किस उद्देश्य से, किस मंशा से छाप रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से वो होते या उस समय के उनके लोग होते तो वो ही बता सकते थे। अजमेर के लोकल पत्रकारों के अंदर और भी बेहद से पत्रकार थे जिन तक वो तस्वीरें पहुंची। मदन सिंह उनमें से ही एक थे। मदन सिंह ने भी अपने अखबार में रिपोर्ट्स को पब्लिश करना शुरू किया, तस्वीरों को छापने लगे। इन तस्वीरों के चलते, इन रिपोर्ट्स के चलते साल 1992 में ही मदन सिंह की हत्या कर दी गई। उन पर 2 अटेम्प्ट हुए मर्डर के। पहला अटेम्प्ट जब फेल रहा तो जिस हॉस्पिटल में मदन सिंह एडमिट थे उसी हॉस्पिटल में जाकर उनका कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल में कांग्रेस के लोकल काउंसिलर और उनके कुछ लोकल गुंडे शामिल थे। लेकिन इस थ्योरी के अलावा एक थ्योरी और है जो बहुत पुख्ता तरीके से अजमेर के पत्रकारों के बीच में सर्कुलेट करती है। वो थ्योरी ये कहती है कि जब मदन सिंह और अन्य पत्रकारों के पास ये तस्वीरें पहुंची तो उन्होंने क्रॉस ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट किया। एक्यूज तक वो तस्वीरें पहुंचाई गई और उन्हें कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं देते हो तो हम इन तस्वीरों के साथ आपका नाम लेकर ये रिपोर्ट अखबार में पब्लिश करेंगे। जो पीड़िताएं थीं, पीड़िताओं के घर उन तस्वीरों को दिखाकर उनसे एक पेपर पे कंसेंट किया गया कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, हमें ये तस्वीरें छापने का कंसेंट दीजिए और एक लेटर में आपके साथ जो जो हुआ उसको लिखिए। उसी लेटर को एक्यूज को दिखाया गया और फिर पैसे लेने का काम शुरू किया गया। इस रैकेट को सॉल्व करने में राजस्थान पुलिस को एक क्रूशियल भूमिका निभानी थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कदम उठाए वो एक खासा कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने। 30 मई 1992 को अजमेर के इस पुलिस स्टेशन में राजस्थान पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बयान सामने आए और जिस तरीके के फैसले एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने लिए उस पर एक खासा कंट्रोवर्सी हुई। कोर्ट ने भी राजस्थान पुलिस के इस केयरलेस बिहेवियर को लेकर टिप्पणी की। आम जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ये उससे बिल्कुल अलग था। वो अलग इस तरह से था कि किसी भी केस में सबसे पहले विक्टिम आता है पुलिस के पास और आके एफआईआर दर्ज करवाता है कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम हुआ। विक्टिम जहाँ नहीं आता है वहाँ उनके घर वाले आते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे के साथ या हमारा जो भी रिलेटिव था उसके साथ ऐसा ऐसा क्राइम। ये पहला केस ऐसा था जिसमें न तो विक्टिम आना चाह रहा था न उसके परिजन आना चाह रहे थे। तीसरी प्रक्रिया एक चीज और होती है जिसमें पुलिस को किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पता चलता है तो पुलिस जो है अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कर सकती है, ये प्रावधान है। इसमें वो तीसरी स्थिति भी नहीं हो रही थी। जब पुलिस को पता चल गया कि ऐसा कोई क्राइम किया जा रहा है तो पुलिस ने भी अपनी तरफ से इनिशियल स्टेज में एफआईआर दर्ज नहीं की। अब चीज आती है कि शहर में बहुत ऐसी चलती है, बातें चलती है, वो बातें पहुंचती है धीरे धीरे लगभग सभी जगह पहुंचती है।
फिर वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो ये मीडिया में चली जाती है। मीडिया में जब पहले हल्की खबरें आती है, फिर बाद में फोटोग्राफ प्रिंट हो जाते हैं, जो अश्लील फोटोग्राफ है। जब अश्लील फोटोग्राफ प्रिंट हो जाते हैं तो फिर आम जनता में एक बहुत ही ज़्यादा एक भावना उत्तेजना की आ गई कि भाई इतना बड़ा क्राइम हो रहा है और अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई। तो वो अजमेर बंद करते हैं। तो वो अजमेर बंद करते हैं, उसके बाद में एक जांच होती है, जांच होने के बाद में ये FIR दर्ज होती है। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जिस समय ये FIR दर्ज होती है उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और DIG पुलिस जो है उस समय तत्कालीन मोमिंदर भारद्वाज हैं, वो ये बोलते हैं कि किसी भी लड़के के साथ कोई रेप नहीं हुआ। 3 महीने तक पुलिस की जो जांच चलती रहती है, इस दौरान एक्यूज्ड को अच्छी तरह से पता चल गया था कि हमारे खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज भी हो सकता है। तो कोई भी इतना ऐसा तो कोई एक्यूज इतना भला तो होगा नहीं कि जब उसको ये पता है कि मेरे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, वो अपने घर में ही सारे के सारे जो भी वो एविडेंसेज है उनको सुरक्षित रखे। ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न तो है ही है। और इसके बाद में ये लगता भी है कि एविडेंस जितनी आ सकती थी उतनी एविडेंस नहीं आने में कहीं भी ये बड़ी भूमिका रही है, जिसकी वजह से एविडेंस नहीं आ पाई है। DIG का उस समय यह कहना कि जो 4 फोटोआं लेके मीडिया इतने दिन से खबरें छाप रहा है, उन 4 में से जो 2 लड़कियां हैं वो तो अच्छे घरों की नहीं है, उनका चरित्र सही नहीं है। यदि DIG उस समय इस ओहदे पर रहते हुए इस तरीके का पुलिस में इस सोशल पब्लिक को बयान दे सकते हैं, तो यानी कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन पहुंची होगी, कैसी इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। यदि वो इस तरीके की गलत बयानी कर रहे हैं तो क्या ये निर्णय सही है या निर्णय गलत है। और यदि लड़कियां ही बदचलन हो और अच्छे घरों की नहीं हो तो क्या किसी को भी उनके साथ बलात्कार करने का अधिकार मिल जाता है। पुरुषोत्तम, जिसने कलर लैब से नेगेटिव कलेक्ट करके उन फोटोज को अपने रिलेटिव्स और पड़ोसियों को दिया, जिसके बाद अल्टीमेटली वो फोटोज संतोष गुप्ता जर्नलिस्ट तक पहुंची और इस पूरे रैकेट को एक्सपोज किया जा सका, राजस्थान पुलिस ने पुरुषोत्तम को इस पूरे मामले में एक्यूज बनाने का फैसला लिया। पुरुषोत्तम को एक्यूज बनाया गया, चार्जशीट फाइल की गई और फिर लगभग 2 से 2.5 साल के लिए पुरुषोत्तम को जेल में रखा गया। इस फैसले का इम्पैक्ट पुरुषोत्तम की मेंटल हेल्थ पर इस प्रकार हुआ कि जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्य था कि एक वो बंदा जो कि सबसे बड़ा सरकारी गवाह हो सकता था, उसको हर समय प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। भले ही उसने कुछ समय में किस भी नियत और बदनीयत से वो फोटोग्राफ्स अपने लिए प्रिंट निकाले हों, एज ए कस्टमर एथिक्स, एज ए बिजनेसमैन एथिक्स, हो सकता है उसने गलत किया हो, उसके लिए मैं मना नहीं करता। लेकिन यदि ये जस्टिफाई होता हो कि पुरुषोत्तम उर्फ बमना ने भी उन्हीं लड़कियों को वो फोटो दिखा करके और उनके साथ भी बलात्कार किया है, ऐसा कहीं पे इन्वेस्टिगेशन में आया हो या लड़कियों ने एक्सेप्ट किया हो, तो वो मुल्जिम बनने का हकदार है और बनना चाहिए था। लेकिन वो ना होकर के यदि हरीश तोलानी जो मैनेजर है, जो वहाँ बैठा हुआ है, यदि वो भी मुल्जिम बन रहा है, पुरुषोत्तम भी मुल्जिम बन रहा है, तो फिर घनश्याम मुरानी मुल्जिम क्यों नहीं बन रहा, जिसको मुल्जिम लोग जानते थे, जिन्होंने उसको फोटो और रील धुलने के लिए दी, जो उसका ऑनर था, फिर वो ऑनर भी मुल्जिम बनना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने इस मामले को उस समय के हालात और परिस्थितियों को देखते हुए समहाउ उसको मैटर को खत्म करने के लिए या उसको समान समावेशी भाव रखते हुए कि भैया ये तो हिंदू मुस्लिम दोनों का मिला जुला मामला है, ये एक तरफा समुदाय विशेष के लड़कों द्वारा समुदाय विशेष की लड़कियों के साथ ये करने का नहीं है, वो मैटर ही कुछ इस तरीके का बनाना शुरू कर दिया, यानी कि उसका आधार ही खोखला कर दिया, खत्म करने की कोशिश करी। और उसी का नतीजा रहा कि जब उसी सेल में, उसी जेल में पुरुषोत्तम को रहना पड़ा, तो उसको बाहर से भी धमकियां और अंदर भी धमकी, तो उसने पत्नी सहित सुसाइड कर लिया। लेकिन उसके बाद का उसका कोई विषय का पता ही नहीं है, उसके परिवार का क्या, उसके बच्चों का क्या। इस पूरे मामले में पुलिस से की गई लापरवाही का अंजाम ये हुआ कि न्याय मिलते मिलते 33 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। बहुत सी पीड़िताएं शहर छोड़कर चली गईं, तो बहुत से विटनेसेस अपनी जान गंवा बैठे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने हमसे बात करते हुए मामले की लीगैलिटीज को समझाया और डिले का कारण समझाया। प्रकरण की जो भी पीड़िताएं थी वो कोर्ट में आना नहीं चाहते थे,
नहीं आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपनी आइडेंटिटी है जो इस स्टेज पर आकर, जब उनका परिवार है बहुत अच्छी स्थितियों में आ गया, उनके बच्चे भी हो गए, जैसे पोते पोते भी हो गए, पर समाज में भी वो इस चीज़ को भी भूल चुके थे, तो वो बताना नहीं चाहते थे कि भाई उनमें से एक पीड़ित हम थे, तो वो आना नहीं चाह रहे थे। एक तरफ तो हमारे को एक्यूज के खिलाफ इस केस को जैसे तैसे करके मजबूत करना था, दूसरी तरफ हमारे से जो झगड़ा था वो हमारे ही विटनेस से हो रखा था। तो पुलिस से जुड़े हुए जो अब रिटायर हो चुके थे वो भी नहीं आना चाह रहे थे, और जो प्रकरण की पीड़िताएं थी वो भी नहीं आना चाह रही थी। 33 साल के लंबे इंतजार के दौरान इन पीड़िताओं के जीवन में बहुत से बदलाव आए। ने अपने इस काले इतिहास को भुलाकर जिंदगी आगे जीनी तो चाहिए, लेकिन जैसे ही उनके परिवारजनों और उनके पति को उनके इस इतिहास के बारे में पता चला, उन्होंने को तलाक दे दिया। आज अजमेर की एक कॉलोनी में अकेली रहती हैं। उनके साथ उनके भाई और 2 बच्चे हैं। हमसे बात करते हुए ने अपनी आप बीती सुनाई। शादी हुई थी हमारी, फिर 22 साल में मेरी शादी हुई थी ब्यावर में। 4 साल बाद। हाँ, 4 साल बाद ब्यावर। फिर ब्यावर में मेरी शादी, तो सारी स्टोरी मेरे आदमी को बता दी। मैंने बोला आपने बता दिया? हाँ, 4 दिन की मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी हाथ की। तो फिर उन्होंने मेरे को धोखे से इधर अजमेर लेके आए, बोला चल देखो पीएल घुमा के आ रहा हूँ। तो मेरे को फिर तलाक दे दिया उसने, ब्यावर वाले ने। फिर मैं 28 साल में फिर मैं अजय नगर शादी करी। किसने शादी की आपने? फिर 6 साल फिर मैं पीएल में, उन्होंने मेरे को तलाक दे दिया 4 दिन में। मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी, तो मेरे को छोड़ दिया, पीएल में छोड़ दिया। बोले चल तेरे को घर घुमा के आ रहा हूँ। तो फिर मेरे को तलाक दे दिया, कचहरी से तलाक कर दिया उसने। फिर 6 साल में पीएल में बैठी। फिर 28 साल मेरी उम्र हुई, तो फिर अजय नगर में मैंने शादी करी। तो फिर उन्होंने, अभी तलाक का कागज़ है मेरे पास, तो उन्होंने अभी 2 साल रखा, तो कागज़ में तो ये लिखा 2 साल मेरे पास रही। फिर छोटी छोटी बातों पर टकरा होता रहा, फिर अपने घर वालों के पास है। फिर उसने भी मेरे को छोड़ दिया। फिर मेरे को उन्होंने तलाक दे दिया 10 में। मेरी मम्मी गुजर गई 1.5 महीना, मेरी माँ का अभी गम ही नहीं उतरा, तो मेरे आदमी ने तलाक दे दिया। 10 में मेरा तलाक हो गया। 2010 में? हाँ, मेरी मम्मी पापा भी गुजर गए। 8 में मेरा पापा गुजर गया, और 10 में मेरी मम्मी गुजर गई। अभी माँ का ही गम नहीं उतरा, 1.5 महीना हुआ मेरी मम्मी को गुजरते, तो फिर आदमी ने तलाक दे दिया। बताओ क्या करे फिर। ये तो मैं कहता हूं द्रौपदी का चीर हो गया था ब्लैकमेल कांड, खिंचाई चला जा रहा है। फास्ट ट्रैक अदालत से चलते चलते 32 साल निकल गए। फास्ट ट्रैक में देने का मतलब क्या होता है? त्वरित निर्णय हो। जब ये लड़कियां बार बार आती हैं संबंध पर वो करने, अब तो वो नानी दादी मौसी क्या क्या नहीं हो गई होंगी, कितनी बड़ी वो हो गई होंगी, उनको कितना बुरा लगता होगा। आप मीडिया वाले हम सब जाकर के पहुंच जाते हैं जब वहां उनके घरों पे, अगले दिन उनके घरों की क्या स्थिति होती होगी, ये समझने की बात है सोसाइटी में। आप और हमारी तो स्टोरी हुई साहब, कोई भी मीडिया पर्सन, क्योंकि मैं भी उसी बरादरी से निकला हुआ हूं, लेकिन उन पीड़िताओं को देखिएगा ना, उनके घर में उनके बच्चे ही सशंकित नजर से देखने लगे कि भाई कौन मिलने आया मां से, कौन गुपचुप बात कर रहा है। उनके साथ तो बार बार बलात्कार करना हो गया इतने सालों में। अजमेर के स्पेशल कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को अपने फैसले में 6 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसमें नफीस चिश्ती, सोहेल गनी, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, जाहिर हुसैन और नसीम उर्फ टार्जन मौजूद हैं। इन 6 अपराधियों के अलावा एक अपराधी असलम महाराज अभी भी फरार है। स्पेशल कोर्ट से फैसला आने के बाद इन 16 पीड़ित महिलाओं को 7 लाख रुपए कंपनसेशन देने का फैसला लिया गया। ये 16 सर्वाइवर्स वही हैं जिन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज कराया, जिसके आधार पर चार्जशीट फाइल की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 16 सर्वाइवर्स में से अपना कंपनसेशन फाइल करने के लिए सिर्फ एक ही महिला आगे आई, जिनसे हमने आपकी बात कराई। बाकी 15 महिलाओं ने अपना कंपनसेशन क्लेम तक नहीं किया। वजह सिर्फ एक, कि वो अपने साथ हुए इस जघन्य अपराध को भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहती हैं, और उनमें से अधिकतर की मांग ये है कि अब उन्हें जस्टिस के लिए लड़ाई भी नहीं लड़नी है। अजमेर पर लगे इस दाग को अजमेर के शहर ने मिटाने की बेहद कोशिश की, लेकिन बार बार अक्यूज का सरेंडर करना, हियरिंग का फिर से शुरू होना इस दब्बे को हर बार हरा भरा कर देता है। असलम महाराज एक अक्यूज जिसकी सरेंडर अभी तक नहीं हुआ है। अगर आने वाले कुछ दिनों में असलम महाराज पुलिस को सरेंडर करता है, तो लिहाजा इस पूरे केस की फाइल को रीओपन किया जाएगा और हियरिंग फिर से शुरू होगी। ऐसे में विक्टिम्स को, विटनेसेस को फिर से बुलाया जाएगा कोर्ट के अंदर, और उनके जीवन का ये काला चैप्टर फिर से दोहराया जाएगा। सवाल ये है कि ये जो फैसला 33 साल बाद आया है, इसे जस्टिस कहा जाए या फिर सिर्फ एक लीगल प्रोसीडिंग का डिसीजन कहा जाए। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए
हर्षित शर्मा। मुद्दा यह है कि क्या ये जितने भी मुलजिम थे, क्या ये अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे हैं? क्या इनको लगता है कि इनसे अपराध हुआ है? क्या ये आज भी स्वीकार कर रहे हैं?